एशियाई बाजारों की मिलीजुली शुरुआत। जापान का बाजार 0.5% मजबूत, एसजीएक्स निफ्टी में 0.5% की तेजी। लेकिन थैंक्स गिविंग डे के मौके पर कल बंद रहे अमेरिकी बाजार। ब्रेग्जिट और यूएस में ट्रंप की जीत को लेकर यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने जारी की चेतावनी। कहा, ट्रंप की नीतियों से ग्लोबल इकोनॉमी में अस्थिरता का आसार, ट्रेड वॉर की शुरुआत संभव। रुपए की गिरावट से सरकार की चिंता बढ़ी। वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, रुपए पर आरबीआई की नजर बरकरार, लेकिन अभी करेंसी बाजार में सरकार नहीं देगी दखल। नोटबंदी पर एक और फैसला, 15 दिसंबर तक होगा जरूरी सेवाओं में 500 रुपए के पुराने नोट का इस्तेमाल। 1000 रुपए का नोट आज से बंद। बैंकों में आज से नहीं बदले जाएंगे पुराने नोट। बैंकों में बड़े कैश से होगी कर्ज लेने वालों की ऐश। सोमवार को एसबीआई कर सकता है सस्ते कर्जों का ऐलान। टाटा सन्स के नए चेयरमैन की तलाश तेज। सूत्रों के मुताबिक यूनिलीवर के पूर्व सीईओ हरीश मनमानी भी चेयरमैन की रेस में शामिल। जो गई वो गई बुरी सीरीज नवंबर की, लेकिन अब आज से शुरुआत करेंगे हम दिसंबर की और उम्मीद करें कि इससे कुछ बेहतर सीरीज हो। ढेर सारे ट्रिगर है। कैसी रहेगी दिसंबर सीरीज, कैसी रहेगी बाजार की आज की चाल, इस पर होगा हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे दो खास मेहमान, PowerMyWealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले और अल्ट्रामाउंट कैपिटल के प्रकाश दीवान। आप दोनों का ही स्वागत है। लेकिन सबसे पहले देखिए ग्लोबल मार्केट्स ने किस तरह से परफॉर्म किया है। यूएस के मार्केट्स तो बंद थे थैंक्स गिविंग के चलते। आज आधा दिन वहां पर कारोबार होगा, लेकिन मार्केट्स को छोड़ दीजिए, यूरोप के मार्केट्स देखिए मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे थे, और एशियाई बाजार भी अच्छे पॉजिटिव साइड पर कारोबार कर रहे हैं इस समय। ग्लोबल क्यूज तो अच्छे हैं। सीरीज का पहला ट्रेडिंग सेशन है, दिसंबर सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है, उस सीरीज की हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन आज के बाजार को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए ये बताइए। कल के सेशन में जो कमजोरी हुई, काफी कुछ उसमें योगदान एक्सपायरी का था। तो एक्सपायरी का डर, एक्सपायरी का दबाव थोड़ा कम होगा, तो ऐसे में गिरावट थमती हुई दिख सकती है। लेकिन गिरावट खत्म हो जाएगी और बंद हो जाएगी, इसके आसार अभी तक डेटा में दिख नहीं रहे। आज है 8000 का लेवल निर्णायक। 8000 के ऊपर आप टिके हुए हैं तो मानकर चलें कि आप थोड़े से बेहतर हैं, मजबूत है। 8000 का लेवल क्यों निर्णायक है वो हम आगे डेटा में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल 8000 पर नजर रखें। ये बेहद बेहद अहम लेवल है इस वक्त, और इसके नीचे अगर आप लगातार बने रहते हैं तो फिर मानकर चलें कि दिसंबर सीरीज की शुरुआत में संकेत अच्छे नहीं है। भले आप 40-50 पॉइंट ऊपर खुले और अगर 8000 के ऊपर न टिक पाए तो इसका मतलब मानकर चलें कि कमजोर ही है। मजबूत होने का फायदा नहीं जब तक कि आप 8000 को निर्णायक रूप से ऊपर होल्ड नहीं कर पाते हैं। अच्छी बात यह कि दिसंबर सीरीज की शुरुआत हल्के नोट पर हो रही है, लेकिन जो ट्रेडिंग रेंज नजर आ रही है वो बेहद साफ है। 7900, 8100 इस रेंज के बाहर जिस तरफ बाजार निकलेगा आपको एक डायरेक्शन देगा। अगर 8100 के ऊपर निकलकर बंद हुए तो पहला संकेत होगा जहां मंदी करने वाले ट्रेडर्स अपनी पोजीशन काट लेंगे और तेजी करने वाले ट्रेडर्स फ्रेश पोजीशन बनाने की शुरुआत करेंगे। तब वो ये मानेंगे कि 7925 के आसपास हमने करेक्शन पूरा कर लिया। लेकिन अगर 7900 को तोड़ते हैं तो फिर 200 पॉइंट के नीचे की रिस्क खुलती हुई नजर आ सकती है। ये एक सीरीज की शुरुआत में संकेत साफ दिखा है। रुपए की कमजोरी, एफआईएस की बिकवाली का दबाव बाजारों को ऊपरी स्तरों पर परेशान करेगा, और यही वजह कि अगर मजबूत खुले तो ऊपरी स्तरों पर टिकना एक चैलेंज होगा। दो तरीके हैं ट्रेड करने के निफ्टी को। खरीदे सिंपल 7900 के स्टॉप लॉस के साथ 8025, 8050 इंट्राडे का टारगेट है। दूसरा तरीका ये कि बहुत मजबूत खुल जाए और थोड़ी और तेजी हो जाए तो फिर आप 8050 के आसपास शॉर्ट करें, 8100 का स्टॉप लॉस लगा लें। 8000 से लेकर 7975 तक फिर से आपको मिल सकता है मौका अपनी शॉर्ट पोजीशन कवर करने का। बैंक निफ्टी बेहद इंटरेस्टिंग लेवल पर है। 18000, 18200 वो रेंज है बैंक निफ्टी की जहां पर बेहद अहम सपोर्ट है, और इतना आसानी से शायद बैंक निफ्टी न तोड़े। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर बाजार में रिकवरी आनी है, मजबूती होनी है, तो वो होगी सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी से। तो बैंक निफ्टी आज का ट्रम्प कार्ड या ये कह सकते हैं जोकर है, इस पर नजर रखें। दो तरीके हैं बैंक निफ्टी को ट्रेड करने के। एक तो ये कि आप बैंक निफ्टी को 18500 के आसपास आ जाने दें, वहां शॉर्ट करें। 150 पॉइंट ऊपर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 18650, और 18250 का नीचे का टारगेट। ये तो है शॉर्ट साइड पर पोजीशन बनाने की, अगर आप मजबूत खुल जाएं 18500 की तरफ बढ़े तो। दूसरा तरीका है कि 18000 को स्टॉप लॉस मानकर बैंक निफ्टी को खरीद लें, और 18500, 18650 का आपका लक्ष्य होना चाहिए। तो बात वही है, सीरीज की शुरुआत में थोड़ा बिकवाली का दबाव कम होगा, मजबूत खुलेंगे, हो सकता है थोड़ा और भी बढ़े, लेकिन ऊपरी स्तरों पर टिकना चुनौती है।
और लग नहीं रहा कि इस चुनौती को बहुत आसानी से बाजार पार कर पाएंगे। बिल्कुल बेयर्स की गिरफ्त में है बाजार और बुल्स कोशिश कर रहे हैं 7,927 जो ब्रेक्जिट का लो है उसको डिफेंड करने की। पूछते हैं सीरीज के पहले ट्रेडिंग सेशन में संदीप वागले साहब किस तरह से मार्केट को अप्रोच कर रहे हैं। सर गुड मॉर्निंग, बताइए आज तेजी का दिन होगा या मंदी का? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल जी। मॉर्निंग। मैं समझता हूँ 7-9 और 8-1 ये रेंज होगा और जब तक 8030 के ऊपर इंट्राडे में या पहले आधे घंटे के क्लोज नहीं होता है, तेजी नहीं करनी चाहिए। एसजीएक्स तो सजेस्ट कर रहा है कि वो होगा, तो 8030 के ऊपर हाफ एन आवर क्लोज होता है तो हम तेजी की बात कर सकते हैं। 7990 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर 8110 का टारगेट होगा, 40 पॉइंट स्टॉप लॉस 80-90 पॉइंट का टारगेट, ये मेरा व्यू होगा। तो नीचे में बाइंग तो उभर कर आएगा, 7930 होल्ड होगा, ये मेरा मानना है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर 7910 ब्रेक हो गया तो हम 7830 की तरफ चलेंगे, तो वो भी एक ख्याल रखना पड़ेगा। ऑलराइट, चलिए तो ये रहा है निफ्टी पर। लेकिन अब बात करते हैं सीरीज की, दिसंबर सीरीज की, यानी बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। सेंट्रल बैंकर्स के ऊपर नजर होगी, भारतीय सेंट्रल बैंकर पर भी और यूएस के सेंट्रल बैंकर पर भी, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ये हो रही हैं कि ब्याज दरें अमेरिका में बढ़ती हुई नजर आए। 13-14 को वहां पर बैठक है और 7 तारीख को भारत में बैठक है। ये बताइए सेंट्रल बैंकर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है या एफसीएनआर का रिडेम्पशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एफसीएनआर के रिडेम्पशन के चलते भी रुपया बहुत प्रेशर में आया है और आपने देखा कल रिकॉर्ड स्तरों पर समाप्ति हुई। ये महीना उस लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपकी नजर कहां पर होगी? एक्चुअली दोनों ही अहम है इसमें हेमंत, और ये जो पॉइंट एफसीएनआर रिडेम्पशन का दिया है वो अपने आप में अहमियत रखता है, लेकिन उससे ज्यादा अहमियत फिर से डॉलर इंडेक्स की रहेगी। क्योंकि देखिए जो हमें पता है वो तो पता है कि रिडम्पशन होना है, 6 महीने से पता है कि पैसा निकलना है, तो उसकी तैयारी आरबीआई की है, काफी हद तक है। ठीक है, एक इवेंट के वक्त थोड़ी कमजोरी आती हुआ आना है। तो अभी जो कमजोरी हो रही है, अगर रुपया लाइफ टाइम लो पर जा रहा है, तो उसकी बड़ी वजह यही है कि डॉलर इंडेक्स अप्रत्याशित रूप से मजबूत हो रहा है। तो जब तक डॉलर इंडेक्स ठंडा ना हो तब तक बाजार के लिए मुश्किल हो रहा वक्त रहेगा। तो वो 70 का मनोवैज्ञानिक स्तर अगर रुपए ने तोड़ दिया तो फिर दिक्कत और बढ़ने वाली। तो मैं सबसे ज्यादा डॉलर इंडेक्स को तवज्जो दूंगा। एफसीएनआर तो हम हैंडल कर सकते हैं और हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व भी हैं। ठीक बात है। दूसरी बात जो सेंट्रल बैंकर्स की है, इसमें चूंकि मैं आज बैंक निफ्टी को क्यों मंदी करने की नहीं सोच रहा हूं, उसकी बड़ी वजह यही है कि जरूरी नहीं कि जिस तरह का एक्शन हो रहा है कि 7 दिसंबर तक आरबीआई इंतजार करें ब्याज दरों में कटौती करने का, और 7 दिसंबर को कटौती होगी भी ना तो बाजार को सरप्राइज नहीं करेगी, उससे पहले होगी तो बाजार को बूस्ट मिलेगा। ठीक बात तो है। कोई भरोसा नहीं, शुक्रवार है, कोई भरोसा नहीं अगले हफ्ते में, यू नेवर नो, अगर आरबीआई की तरफ से पहले ही एक्शन हो जाए इतनी लिक्विडिटी को देखते हुए, तो फिर बैंक निफ्टी में शॉर्ट रहना रिस्की है। इसलिए मैं बैंक निफ्टी शॉर्ट करने की राय नहीं दे रहा। तो दो चीजें हैं, डेफिनेटली जो एक्शन है दोनों सेंट्रल बैंक पर डिपेंड करेगा। हमारे यहाँ ब्याज दरें कम होना तय है, अमेरिका में बढ़ना तय है। तो लेकिन एक चीज क्लियर है, दिसंबर सीरीज में 2 बढ़िया बातें हो रही है। एक तो ये कि जो कुछ एक्शन होना है शुरुआती 15 दिनों में हो जाएगा खत्म, और उससे पहले 30 तारीख को ओपेक की बैठक है, तो भी अंदाजा लग जाएगा कि अगर क्रूड में और तेजी होनी या नहीं होनी, तो वो क्लैरिटी आ जाएगी। दूसरा ये कि सीरीज की शुरुआत जो हम कर रहे हैं वो बहुत हल्के नोट पर कर रहे हैं। आप देखिए रोल ओवर्स इतने कम हुए हैं, इतनी हल्की सीरीज, तो एक तरह से ये अच्छा है कि जब आप अनिश्चितता के माहौल में और कमजोरी के माहौल में और पोजीशन ज्यादा ना हो तो गिरावट के खतरे तो रहते हैं, लेकिन तेज गिरावट के आसार कम हो जाते हैं। तो ये 2 चीजें हैं जो मुझे लगता है दिसंबर की सीरीज में सबसे ज्यादा अहम है। भारी हो तो ग्रेविटी से नीचे आते हैं, हल्के हो तो फिर ऊपर जाने की पॉइंट ज्यादा रहता है। लेकिन एक और इवेंट है जो इम्पोर्टेंट है, इटली का रेफरेंडम। प्रकाश दीवान जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग, बताइए ये कितना महत्वपूर्ण इवेंट रहेगा इस सीरीज के लिए, क्योंकि सबसे पहले तो दरअसल यही है 4 दिसंबर को। नहीं, देखिए हमारे यहाँ डीमोनेटाइजेशन के आने के बाद बाकी ग्लोबल क्यूज सारे ही हमने इग्नोर कर दिए और साइडवेज हो गए। और उस लिहाज से अगर आप देखें तो जो डॉलर इंडेक्स की बढ़त और बाकी करेंसीज के सामने गिरावट, खास करके अगर आप पेसो के सामने देखिए, फिलीपींस की करेंसी के सामने देखिए, तो बहुत ज्यादा गिरावट है। ये गिरावट पिछले 8-10 साल में हमने ऐसी देखी नहीं है। तो ट्रंप के आने से यूएस मार्केट में क्या होगा, ये तो चिंताएं थी आने से पहले। अब उनके आने के बाद ग्लोबल मार्केट्स में ज्यादा नुकसान हो रहा है। ठीक बात है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है चाइना की करेंसी की भी डिवैल्यूएशन की न्यूज आपको बहुत जल्द मिलेगी, और वो एक झटके से आएगी। गिवन द फैक्ट कि ग्लोबल सिनेरियो या सेटअप थोड़ा सा वीक है, जो इटालियन रेफरेंडम है उससे साफ जाहिर ये है कि ये एक नया जो बोलते हैं एंग्जाइटी का या अनसर्टेनिटी का एलिमेंट और एक डोज आपको दे रहे हैं। मतलब
अच्छा खासा ऑलरेडी आग लगी हुई हर जगह, इसमें थोड़ा सा और आप घी डाल रहे हैं। और ब्रेक्सिट का जो इशू जो था उसको देखिए तो उसके बाद ये एक्सपेक्टेड था कि एक चेन रिएक्शन शुरू होगा, उनमें से का ये पहला है। अगर इसमें कुछ होता है तो नेदरलैंड्स इज वेटिंग। इसके साथ साथ आप देखेंगे जो देश जहां ठीक ठाक अर्थव्यवस्था का भी नाम सुना। हाँ, तो ग्रीस को तो खैर अलग करने में यूरोपियन यूनियन भी बहुत खुश रहेगा। बट जो लोगों की डिमांड हमेशा रही है कि अच्छे देशों जहां अर्थव्यवस्था ठीक ठाक रही है कि हम क्यों वजन उठाए बाकी के वीकनेस का। ठीक बात है। तो वहां पे इस टाइप का ये जो होगा तो काफी इससे लॉन्ग टर्म रेमिफिकेशन है, लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन है। पर मैं जैसे अनिल जी ने कहा, ये से एक चीज देख रहे हो कि मार्केट के अंदर अब जाके डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट अब इकोनॉमिक से, मार्केट से पॉलिटिकल एंगल लेने लगा है। तो लोगों की समझ में, रेडार में अब ग्लोबल क्यूज आना शुरू हो गए। ठीक बात है। और दे विल प्रोबेबली ड्राइव द मार्केट। अब हमारे यहाँ का चाहे इंटरेस्ट रेट कट हो या आपका कोई गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट हो, उससे इतना मुझे नहीं लगता मार्केट इम्पैक्ट होगा। मार्केट विल नाउ गेट इम्पैक्टेड प्राइमरीली बाय ग्लोबल क्यूज, क्योंकि जो एफआईज की जो सेलिंग आई है नवंबर के महीने में ऑलरेडी, अभी 2-3 दिन बाकी है कैलेंडर ईयर मंथ को, वो आपकी जनवरी से भी ज्यादा है, फरवरी से भी ज्यादा है। सिर्फ एक अगस्त पिछले साल इससे बड़ा आंकड़ा हमने बिल्कुल देखा हुआ है। तो सेटअप इज क्वाइट वीक इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल फ्लोज। बट अगर कहीं रिवाइवल आता है तो मुझे लगता है उसमें से एक बार लोगों को थोड़ा सा अपना प्रॉफिट बुक करके नीचे के लेवल्स की वेट करनी चाहिए जो ग्लोबल क्यूज की वजह से आएंगे। और हमारे यहाँ बजट की भी तैयारी होनी शुरू हो जाएगी महीने सवा महीने में, उसकी वजह से भी मार्केट एक पॉजिटिव उसमें आएगा। तो ये अगले 35 से 45 दिन बहुत बढ़िया रहेंगे नई एंट्री के लिए। तो पैसा जुटा के रखिए। तो कैश इज किंग है, पैसा जुटा कर रखिए। अच्छे अच्छे आइडियाज प्रकाश आपको कुछ देर में यहाँ पर देने वाले हैं जहां पर आपको निवेश करनी चाहिए। लेकिन जो प्रकाश भी कह रहे हैं, एफआईआईज ने देखिए भारतीय बाजारों का मूड खराब किया। 17,900 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में सेलिंग, बड़ी सेलिंग होती है। लेकिन एक अच्छी बात है और डीआईएस को सैल्यूट है, उन्होंने खरीदारी करी है 16,000 करोड़ रुपए के आसपास की। ये बताइए, सारा एम्यूनिशन खर्च कर दिया या पैसे हैं उनके पास? अभी भी है। और सबसे बढ़िया बात है कि लोग नए एसआईपी करवा रहे हैं। फाइनेंशियल सिस्टम में जो पैसा जा रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है कि अब गोल्ड और प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा, वो फाइनेंशियल एसेट्स में आएगा। तो पैसा तो आएगा, घरेलू फंड की दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत है कि बाजार तो तभी चलेगा जब एफआईएस की बिकवाली रुके। और कल के सेशन के आंकड़े फिर से 2,000 करोड़ के बुरे हैं कैश मार्केट के, क्योंकि वायदा कारोबार के आंकड़े तो वैसे देखेंगे तो हेमंत है ना, इतने बुरे हैं कि कह नहीं सकता। तो इस सीरीज के सबसे खराब आंकड़े। लेकिन ये मान लें कि एक्सपायरी था, इस वजह से बिकवाली का दबाव रहा है कि 1,500 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स, 1,100 करोड़ से ज्यादा के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे, तो वो बिकवाली का दबाव कल तक खत्म हो गया। लेकिन जब तक 2,000 करोड़ के, 1,000 करोड़ के, 1,500 करोड़ के कैश मार्केट की बिकवाली के आंकड़े, तब तक एक संकेत साफ है आपके लिए, और वो ये कि उछाल में बिकवाली करनी है, खरीदारी नहीं। तो एफआईएस के आंकड़ों के दम पर एक ट्रेंड बेहद साफ है, ऊपरी स्तरों पर बाजार को टिकने में आएगी बेहद मुश्किल। और एफएनओ से क्या संकेत मिल रहा है इस सीरीज के लिए? रेंज क्या रह सकती है ये बताइए, क्योंकि सब लोग जानना चाहते हैं कि कहीं 8,000 के नीचे ही तो नहीं फिसले रहेंगे हम लोग। रेंज ही नहीं है इस सीरीज के लिए। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आंकड़ा है, जो मतलब हेमंत में क्या बताऊं कि वंस इन ए लाइफ टाइम टाइप के आंकड़े हैं। क्यों कि मेरे ख्याल से मेरे करियर में मैंने ये दूसरी बार देखा है कि जब पुट और कॉल दोनों में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एक ही स्ट्राइक प्राइस पर हो, और वो है 8,000। तो इसका मतलब ये कि तेजी करने वाले ट्रेडर्स भी ये सोच रहे हैं कि 8,000 के नीचे शायद नहीं टिकना चाहिए, और मंदी करने वाले ट्रेडर्स भी ये सोच रहे हैं कि 8,000 के ऊपर नहीं टिकेगा। और उसी लेवल पर अच्छा अगर आपने पुट और कॉल दोनों खरीदे 8,000 का, तो आपको देनी पड़ती है 300 पॉइंट की प्रीमियम, राइट? तो इसका मतलब क्या है कि 8,300 और 7,700 प्रीमियम को अगर निकाल कर देखें, लेकिन चूंकि माने कि 200 पॉइंट की प्रीमियम है पुट में, 100-125 पॉइंट की प्रीमियम है कॉल में, 250 की, ये रेशियो है। इसका मतलब ये है कि नीचे की तरफ जो सपोर्ट दिख रहा है अगला, अगर आप 8,000 के नीचे टिके रहे तो वो आएगा 7,750, 7,800 की रेंज में। ऊपर की तरफ 8,100 के पार जाना होगा मुश्किल। ये प्रीमियम का एडजस्टमेंट बता रहा है, और एक ही लेवल पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो अगले 1-2 सेशन में ये पता चलेगा कि रेंज क्या बनती है। लेकिन फिलहाल ये रेंज दिख रही है कि, और इस रेंज में एक संकेत साफ है कि 8,100 के ऊपर निकलना मुश्किल दिख रहा है। तो जब वो निकलेगा तो आप ये मानेंगे कि 8,000 को आपने अच्छी तौर से जीत लिया है, और डर की बात नहीं। देखिए, निफ्टी में सिर्फ 63% के रोल ओवर है, 10% कम है पिछले 3 सीरीज से। मार्केट वाइड रोल ओवर इतने बुरे नहीं है। ओपन इंटरेस्ट सिर्फ 1,60,00,000 शेयरों पर हम शुरू कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि सीरीज में बहुत हल्की पोजीशन के साथ जा रहे हैं। बैंक निफ्टी में देखिए क्या रोल ओवर है,
61%, बहुत ही कम। इसका मतलब अच्छा, कम है रोल ओवर तो किसके कम है? ये ट्रेडर्स के हैं जो तेजी की पोजीशन रोल ओवर नहीं कर पाए या नहीं करना चाहते थे या जिन्हें डर लग रहा है। तो ये एक अच्छा संकेत है। तो अब मुझे क्या चाहिए? पहला, आज के सेशन में 8000 के नीचे क्लोजिंग ना हो, हफ्ते का आखिरी दिन है, ताकि सीरीज की शुरुआत में पहले दिन हम खराब बंद ना हो। मैं 7975 या 10-20-15 पॉइंट की क्लोजिंग से भी संतुष्ट नहीं हूं। 8000 के ऊपर की ही क्लोजिंग चाहिए, न सिर्फ आज बल्कि एक आध दिन और मिल जाए सोमवार को, तो फिर आपके लिए थोड़ी ऊपर की संभावनाएं बनती हुई दिखती है। और यही वजह कि मैं बार बार कह रहा हूं कि 8000 बेहद निर्णायक लेवल है, न सिर्फ आज के लिए बल्कि सीरीज के लिए। आज से डेटा भी यही बता रहे हैं, तो इसी पर नजर रखिए और कुछ नहीं। चलिए, तो इस आंकड़े पर नजर रखिए 8000 के, और आपको ये भी बताएंगे हम ब्रेक के बाद कि निफ्टी पर 5 एक्सपर्ट्स की राय क्या निकल कर आ रही है, संदीप वागले जी की और प्रकाश दीवान जी की आज की टॉप पिक्स क्या हैं, और कौन से वो 5 स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर आज एक्शन में रहने वाले हैं। तो एक्शन भरपूर है, हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन जरूर है, लेकिन ट्रेड कहां करना चाहिए, कहां होगा मुनाफा, ये बताएंगे ब्रेक के बाद। मार्केट काउंटडाउन में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो गया अब ये जानने का कि 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स की राय बाजार को देखकर निफ्टी पर क्या निकल कर आ रही है। और देखिए, पहले एक्सपर्ट जेके दोषी कह रहे हैं बेचकर चलना चाहिए, 7820 का टारगेट, 8060 का स्टॉप लॉस भी रखिए। शेर खान के जेट कर खरीदना चाहते हैं, लेकिन निफ्टी 7920 पर लगाएंगे स्टॉप और 8100 का है उनका टारगेट। तीसरे एक्सपर्ट की राय भी आपकी स्क्रीन पर आती हुई, और बिकवाली की राय है वैशाली पारेख की, 7920 का टारगेट दे रही है, 8030 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट करें। निशान जैन खरीदने की राय रखते हैं, ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर, स्टॉप लॉस सेम है उनका भी, जय के साथ 7920 का 8050 का लक्ष्य। और निशांत के साथ है मानव चोपड़ा भी, वो भी कह रहे हैं कि खरीदारी करनी चाहिए, 8100 का टारगेट है, 7980 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। तो राय बटी हुई है, 5 में से देखिए 3 एक्सपर्ट कह रहे हैं खरीदारी करनी चाहिए और 2 कह रहे हैं बिकवाली करें। लेकिन रेंज बेहद साफ है। सपोर्ट जो दिख रहा है निफ्टी पर वो है 7920 का। वो जो लोज हमने बनाए थे डिमोनेटाइजेशन और ट्रम्प के दिन, वहीं पर सपोर्ट लेगा निफ्टी, तो वो अहम सपोर्ट है। ऊपरी स्तर पर 8050 के पार जाना होगा मुश्किल, निकल भी गए तो मैक्सिमम 8100, तो 8050 8100 ऊपर का लेवल, 7920 है नीचे सपोर्ट। ऑलराइट, ये बात तो हुई निफ्टी की, लेकिन आज कौन से वो 5 स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर रहने वाले हैं एक्टिव, तो देख लेते हैं 5 का पंच। सुवेन लाइफ के नतीजे आए हैं कल बाजार बंद होने के बाद। मुनाफा 25 करोड़ से बढ़कर 26 करोड़ तक पहुंचा है। आय में थोड़ी सी कमी आई है 1% की, लेकिन मार्जिन सुधरे हैं, ये एक अच्छा संकेत है। 27% से मार्जिन सुधर कर पहुंचे हैं लगभग 32% के आसपास, तो शायद ये पसंद आए बाजार। वर्धमान टेक्सटाइल्स पर भी रखिए नजर। देखिए, बायबैक कर रही है कंपनी, 1775 रुपए के भाव पर 720 करोड़ रुपए खर्च करेगी, तो एक सपोर्ट जरूर मिल सकता है, लेकिन बहुत बड़ी तेजी शायद ना हो पाए इस स्टॉक में। तलवलकर्स जिम और लाइफस्टाइल का कारोबार करने वाली ये कंपनी, इनके लिए एक बड़ा फैसला, जिम बिजनेस को डीमर्जर करने को मंजूरी दे दी गई है, और अब ये पूरा जिम बिजनेस तलवलकर्स लाइफस्टाइल को ट्रांसफर किया जाएगा। जेएसडब्ल्यू ग्रुप के स्टॉक्स पर रखिएगा नजर, क्योंकि ये जो ग्रुप है वो अब इलेक्ट्रिक कार के सेगमेंट में उतरने की कोशिश कर रहा है। जनरली ये ग्रुप जो जाना जाता है वो मेटल सेक्टर में अपनी पैठ के लिए जाना जाता है, पावर सेक्टर के लिए जाना जाता है, तो इन 2 सेक्टर से अभी डाइवर्सिफाई करके इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग के काम में जा रहा है। तो देखना होगा बाजार इसको किस तरह से देखता है। जनरली जब हम देखते हैं कि कोई कोर कॉम्पिटेंसी से हटकर काम करती है कंपनी या फिर ग्रुप, तो उसके ग्रुप स्टॉक्स पे दबाव देखने को मिलता है। तो देखना होगा आज इसके स्टॉक्स किस तरह से नेगेटिवली रिएक्ट करते हैं। तमाम एयरलाइंस शेयरों पर रखिए नजर। जेट, इंडिगो यानी कि इंटर ग्लोब के नाम से लिस्टेड है, स्पाइस जेट। खबरें ये आ रही है कि एटीएफ के दाम बढ़ सकते हैं और बढ़ेंगे भी दमदार, 18 से 20%, और वजह है 2, कच्चे तेल के दाम तेजी से बढ़े हैं और रुपया हुआ है कमजोर, तो दोनों का असर जो पड़ेगा, इसके चलते किसी भी वक्त आपको ये दाम बढ़ने की खबर आ सकती है, जो कि इनके लिए नेगेटिव होगी, और न सिर्फ इन कंपनियों के लिए बल्कि आपके हमारे लिए कंज्यूमर्स के लिए भी, क्योंकि टिकटों के दाम बढ़ेंगे। लेकिन इसके अलावा एक और बड़ी बात जिस पर आज नजर रखनी चाहिए वो है स्पाइस जेट के नतीजे आज आने वाले हैं, तो ये पूरा सेक्टर इस लिहाज से रहेगा एक्शन में। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं इस वक्त संदीप वागले साहब और साथ ही प्रकाश दीवान भी, आप दोनों का ही स्वागत है। तो वागले साहब बताइए, स्टॉक्स कहां ट्रेड करना है? अनिल जी, मैं टाटा स्टील के साथ जाना चाहूंगा। कल हिंडल्को और हिंदुस्तान जिंक में अच्छी खासी मूव आई, मुझे लगता है टाटा स्टील में भी फॉलो अप मूव आएगा। इसमें 384 का स्टॉप लॉस होगा और 423 का 2 या 3 दिन का मेरा टारगेट होगा। दूसरा कॉल होगा बाय इन टाटा एलेक्सी, स्टॉप लॉस 1124, टारगेट 1221।
और एक सेल कॉल है, अगर ऊपर में मिलता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स दोनों मुझे वीक लग रहे हैं, तो मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा चूज किया है। ये थोड़ा सा डाउनसाइड होगा अगले कुछ दिनों में, जब अगर करेक्शन आता है तो ये स्टॉक वीक हो सकता है। 1185 के स्टॉप लॉस से बेचा जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 1116। तो टाटा स्टील, टाटा एल्क्सी खरीदिए और M&M में करिए बिकवाली। ये तो थे वागले साहब के आज के टॉप पिक्स, लेकिन प्रकाश दीवान जी कहाँ बुलिश है ये बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। ब्रेक से पहले संदीप वागले जी ने आपको अपने टॉप पिक्स बताए हैं और अब है प्रकाश दीवान जी के टॉप पिक्स बताने की बारी। सर बताइए कहां पर बुलिश है, बेरिश है? आप कैसे बुलिश ही हैं जनरली, आप मैंने देखा है? हाँ, मैं तो काफी समय से लोगों को ये बोलता आया हूँ कि जो रह गए थे वो रह ना जाए, लेकिन हाँ ये है कि गिरावट उतार चढ़ाव के जो है ये तो जारी रहेगा। स्पेसिफिकली अगर आप देखें, आज मेरे दिमाग में एक चीज जो आ रही है कि मेटल स्पेस में जो रिवाइवल हमने देखा है, ये एक ऐसी चीज है जो ग्लोबल फैक्टर से इंड्यूस्ड है। इसमें कोई डोमेस्टिक प्ले इतना कोई खास है नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज है उससे एक चीज का जो अंदेशा लग रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए जिस टाइप की कंजम्पशन पैटर्न चेंज होगी कमोडिटीज के लिए, बेसिक कमोडिटीज के लिए, तो चाइना में भी आप देखिए कॉपर की जो डिमांड है, क्योंकि कॉपर हर चीज में यूज होता है, राइट फ्रॉम वायरिंग टू मशीनरी और हर चीज बनाने में। वैसे ही आपका जिंक का आपने देखा है अच्छा इतना रेट आया है, हाई पे है, कॉपर लेड में है, कॉपर में है, बिल्कुल। तो मुझे लगता है इनमें से एक कमोडिटी जो थोड़ी सी कम उसमें है चलन में, वो है एल्यूमिनियम। नॉर्मली इतना इसका बोलबाला होता नहीं है, बट एल्यूमिनियम भी रिवाइव करेगा, लेकिन वो चेन में थोड़ा सा नीचे आता है क्योंकि लो वैल्यू आइटम मानी जाती है एज कम्पेयर टू द अदर थ्री। अब इसमें ऐसा है कि हमने हिंडाल्को को तो री रेट कर दिया 60-70 रुपए से, एक साल में 160 कर दिया। एक और कंपनी है बहुत ही उम्दा और जिसके पास माइनिंग कैपेसिटी है, रिफाइनिंग कैपेसिटी है और फिनिश्ड गुड्स की भी है, और साथ साथ पावर, को जनरेशन, सोलर, विंड सब कुछ है अंदर। वो है नेशनल एल्यूमिनियम, नाल्को जी। अब सरकार का 80% से ज्यादा इसमें ओनरशिप जो थी वो थोड़ी सी अभी कुछ समय पहले पिछले क्वार्टर में घटा के 75 के नीचे लाई गई है एज पर द सेबी नॉर्म्स, लेकिन सारा ही माल जो है वो DIIs ने लिया है। इन्होंने इस हफ्ते अर्लियर दिस वीक पहली बार फॉरेन मार्केट्स में, हांगकांग, सिंगापुर के मार्केट में जाके FIs के साथ रोड शो शुरू किए, क्योंकि FIs का ये कि हमेशा ऐसा कि फ्लोटिंग स्टॉक नहीं होगा तो हम नहीं लेंगे। 10,000 करोड़ के करीब मार्केट कैप है कंपनी की। अगर इसकी एसेट साइज देखें और बुक वैल्यू देखें तो करीब 65 रुपए है। शेयर आज आपको 52-53 के आसपास मिल रहा है। एल्यूमिनियम में हमने हर चीज को दौड़ लगा दी, इसको कहीं ना कहीं भूल गए। अगर आप चाहते हैं कोई सरकारी कंपनी हो, कैश से इंपैक्टेड ना हो, ग्रोथ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कमोडिटी साइकिल को प्ले कर सकती है, तो ये हाँ नो डाउट ये थोड़ी सी लॉन्ग टर्म है, तो इसको एक्यूमुलेट कीजिए। हो सकता है 45 भी जाए, 46 भी जाए, उससे घबराइए नहीं, मार्केट के उतार चढ़ाव के साथ रहेगा। माई फीलिंग इज दिस विल गिव यू अ वेरी डिसेंट 30, 40, 50% अपसाइड इन द नेक्स्ट ईयर। इसके लिए वैसे ही बोला था, वो तो 40-50% 4-5 दिन में ही भाग गया। हाँ, उसका टाइमिंग उसके लिए सूट कर गया क्योंकि इतनी ट्रेडिंग जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अब आएगी इसकी वजह से। हर चीज में मैं ये देख रहा हूँ कि अब ग्लोबली हमारे यहाँ पे मार्केट में उथल पाथल ये होनी है, लेकिन ग्लोबल कमोडिटी सेटअप तो बहुत पॉजिटिव लगने वाला है। बिल्कुल। तो चलिए, नेल्को ये है एक सरकारी कंपनी, और वैसे भी आपको पता ही है सरकारी कंपनियां सारी एक्शन में, सरकार एक्शन में, तो निवेश के लिए ये है बेहतरीन स्टॉक, खरीदारी करें। लेकिन सरकार के एक्शन की वजह से FIs क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ असर पड़ेगा डिमोनेटाइजेशन का? इस पर बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स आई है और नीति हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़ चुकी है आज सुबह। नीति बताइए कौन सी रिपोर्ट्स आई हैं आज? वो सारे सेक्टर्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो या फिर व्हीकल हो या फिर एंटरटेनमेंट हो, वो सारे आज सेक्टर्स हैं ब्रोकरेजेस के रडार पर। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे दिग्गज ब्रोकरेज हाउस फर्म CLS अपनी रिपोर्ट दे रहा है। डीमोनेटाइजेशन ग्रोथ को बुरी तरह से हर्ट करेगा। डिमांड रिकवरी हाउसिंग लेड जो है वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगी। वर्किंग कैपिटल साइकिल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनियों की बढ़ जाएगी और डिमांड सेकेंड हाफ में सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट होगी, प्रोडक्ट स्पेसिफिक होगी। हालांकि हेवल्स में बिकवाली करने की सलाह बरकरार रखें। टारगेट प्राइस सभी ब्रोकरेजेस ने घटाए हैं, 362 का था, अब इसे घटा करके 325 का कर दिया है, 3% का डाउनसाइड। और हेवल्स के इन्होंने EPS अनुमान भी घटाए हैं FY 17 और 18 के लिए 8.5 और 6.6। हालांकि क्रॉम्पटन कंज्यूमर में इनकी निवेश करने की सलाह बरकरार है। टारगेट प्राइस इसका भी घटाया है, 220 का था, अब इसे घटा के 250
5 का कर रहा है मौजूदा भाव से, हालांकि अभी भी 45% का अपसाइड दिख रहा है। ज्यादातर जितने भी ब्रोकरेजेस अभी मैं आपको बता रही हूँ वो सबके प्राइसेस करंट मार्केट प्राइस से ऊपर के ही हैं, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। हालांकि आपको निवेश करना है तो ये बेहतरीन मौका है, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट है, इसको थोड़ा सा फैक्टर इन कर रहे हैं ईपीएस अनुमान को घटा के और टारगेट प्राइस को घटा के। कोटक मारुति पे बाय की रेटिंग दे रहा है, टारगेट प्राइस 6600 से घटा करके 5900 का कर दिया है। जी पर एड रेवेन्यू ग्रोथ सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट होगी, डिमोनेटाइजेशन की वजह से इन्होंने शार्प कट किए हैं ईपीएस अनुमान में, 7 से 15% के। टारगेट प्राइस 645 का था, घटा के 575 का कर रहे हैं। पीवीआर क्योंकि तीसरी तिमाही बहुत ही सुस्त तरीके से शुरुआत हुई है, मल्टीप्लेक्स में कोई बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर कलेक्शन नहीं हुआ है, डिमोनेटाइजेशन और म्यूटेड कंटेंट का असर पड़ेगा। बाय की निवेश की सलाह तो दे रहे हैं, 1360 का लक्ष्य था, अब इसे घटा करके इन्होंने 1269 का कर दिया है, जो कि मौजूदा भाव से 12% की तेजी का है अगले 12 महीनों के लिए। वो तो लोग पिक्चर भी कम देखेंगे, शुक्रवार है, लेकिन देखिए बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने लक्ष्य तो घटा दिया है। तो कम कर दिया पहले से, आपने कम कर दिया है, इसका मतलब देखते हैं आज इस शेयर में किस तरह का रिएक्शन देखने को मिलता है। लेकिन ये बताइए और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर ब्रोकरेज हाउसेस बुलिश या बेयरिश हैं? लेकिन टाटा मोटर्स पे मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट का कॉल मेंटेन कर रहा है, टारगेट प्राइस इनका 623 का है, 38% अपसाइड देख रहे हैं। जेएलआर के मार्जिन्स और उसकी बिक्री पर ये काफी बुलिश अभी भी हैं। 16% जेएलआर के जो मार्जिन्स है वो ग्रो करते हुए देख रहे हैं अगली तिमाही, अगले दूसरे हाफ में, सेकेंड हाफ में। आईजीएल पर सिटी बाय की रेटिंग दे रहा है, टारगेट प्राइस 976 का है, 17% का अपसाइड पोटेंशियल ये दिख रहे हैं। सेकेंड सिटी है पुणे, जो कि सीएनजी किट्स 2 व्हीलर्स के लिए इन्होंने लॉन्च किया, इसका इनको फायदा मिलेगा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पर डॉयचे बैंक इनिशिएट कर रहा है अपनी कवरेज, बाय यानी निवेश करने की सलाह दे रहा है। उस रेटिंग के साथ 355 का इनका लक्ष्य है, 14% का अपसाइड ये देख रहे हैं। ओबरॉय रियल्टी पे एचडीएफसी सिक्योरिटीज की एक रेटिंग आई है, पॉजिटिव है, स्टॉक पे निवेश करने की आपको सलाह दे रहे हैं। 381 का लक्ष्य है इनका, 44% अपसाइड मौजूदा भाव से ये देख रहे हैं। ओके, तो ये तमाम रिपोर्ट्स इन शेयरों पर, जहां पर आज इन रिपोर्ट्स के दम पर एक्शन जो दिखने वाला है वो हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले बता दें वायदा कारोबार का हाल। आज से शुरुआत हो रही है इस साल की, इस कैलेंडर ईयर की आखिरी सीरीज की, दिसंबर सीरीज। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं सेंटम फाइनेंशियल सर्विसेज के आशीष चतुर्वेदी। आशीष, बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखा था मैं इस सीरीज की शुरुआत में, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट और कॉल दोनों में 8000 पे, तो ये इसका क्या मतलब निकाले? देखिए अनिल जी, इसमें तो क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि जो जनरली जो स्ट्रेटेजी होती थी वो ये रहती थी कि जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उससे 200-300 पॉइंट ऊपर की कॉल और 200-300 पॉइंट नीचे की पुट, इनके अंदर में राइटिंग देखने को मिलती थी। पर क्योंकि इस बार जो हम देख रहे हैं वोलेटिलिटी आईवी की वजह से प्रीमियम ऑलरेडी काफी हायर लेवल्स पे, तो एट द मनी के अंदर में ही एक अच्छा खासा प्रीमियम खाने की सिचुएशन यहाँ पे बन रही, जिसके चलते ट्रेडर्स ने 8000 की कॉल और पुट दोनों को ही राइट करके रखा हुआ है, क्योंकि रेंज उसमें काफी बढ़ चुकी है। क्योंकि आईवीज ज्यादा है तो ऑब्वियसली प्रीमियम के प्राइसेस ज्यादा है, तो रेंज उनको काफी अच्छी कवर करने को मिल रही है। सेकेंडली ये भी एक एक्सपेक्टेशन है कि एक बड़ी गिरावट के बाद बाजार थोड़ा जो है वो कंसोलिडेशन मोड में आ जाएगा, और वो कंसोलिडेशन मोड कहीं ना कहीं इन प्रीमियम्स के अंदर गिरावट का कारण बन सकता है। तो ऑब्वियसली जो एक ब्रॉडर रेंज बाजार के अंदर में समझ में आ रही, वो आ रही 7850 ऑन डाउन साइड टू 8250 ऑन अप साइड। इस ब्रॉडर रेंज के अंदर में दिसंबर का फर्स्ट हाफ जो है वो मुझे लगता है ट्रेड होते हुए हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या इस रेंज में थोड़ी रिस्क नीचे की तरफ ज्यादा है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करना चाहिए? देखिए अंजी, इस सीरीज के अंदर में थोड़ा हमें देखने को मिल रहा है कि बैंकिंग जो सेक्टर है उसके अंदर में मिक्स्ड बन चुका है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के अंदर में क्लियरली शॉर्ट बिल्डअप बनता हुआ नजर आ रहा है, वहीं पीएसयू बैंक्स के अंदर में एक अच्छा खासा रोल ओवर्स लॉन्ग साइड पे बनता हुआ नजर आ रहा है। और क्लियरली उसका कारण है कि जिस तरह के डिपॉजिट्स हुए उसको देखते हुए लोगों के नजरिए, ट्रेडर्स के नजरिए कि कहीं ना कहीं पीएसयू बैंक्स इसके मेजर बेनिफिशियरी रहेंगे। तो पर आप ये देखेंगे कि पीएसयू बैंक जो है वो बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन बैंक निफ्टी को नहीं करते। मेजर जो कॉन्ट्रीब्यूशन आता है वो एचडीएफसी बैंक की तरफ से आ रहा है, आईसीआईसीआई की तरफ से आ रहा है, और इक्का दुक्का एसबीआई, पीएनबी ये जो है थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है बैंक निफ्टी काफी साइडवेज रह सकता है। सिलेक्टिवली एक जो स्ट्रैटेजी हम रिकमेंड कर रहे हैं वो है लॉन्ग पीएसयू बैंक, शॉर्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक। ये स्ट्रैटेजी शॉर्ट टर्म के अंदर में मुझे लगता है ज्यादा कारगर लॉन्ग बैंक निफ्टी, शॉर्ट निफ्टी नहीं।
लॉन्ग CNXIT शॉर्ट निफ्टी ये अभी एक ट्रेंड बन सकता है, क्योंकि जिस तरह की गिरावट रुपया में देखने को मिली और जो ट्रेंड हम देख रहे हैं IT सेक्टर के अंदर में लास्ट 2-3 दिन में एक अच्छा खासा बिल्डअप हुआ है, उसको देखते मुझे लगता है लॉन्ग CNXIT शॉर्ट निफ्टी वुड बी अ बेटर ट्रेड। ओके, चलिए तो IT में तेजी करिए, ये राय साफ तौर पर निकल कर आ रही है। बैंक निफ्टी में बिकवाली करिए, लेकिन और काफी सारी खबरें हैं जिस पर अभी चर्चा होनी बाकी है। प्रकाश दीवान जी, संदीप वागले साहब, आशीष चतुर्मोहता जी हमारे साथ बने हुए हैं। आप भी जुड़े रहिए CNBC आवाज के साथ। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं इस वक्त संदीप वागले, प्रकाश दीवान और साथ ही आशीष चतुर्मोहता। चलिए निफ्टी बैंक निफ्टी की तो बात हो गई और अब ली जाए आशीष से उनकी बेहतरीन पिक्स। बताइए आशीष, कौन से स्टॉक्स चुने आपने ट्रेडिंग के लिए आज? अनिल जी देखिए, ये पूरा जो प्ले है वो कमोडिटी प्ले होगा। इसके अंदर में पहला है क्रूड, जहां पर एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। ऑयल के अंदर में हमने लास्ट टाइम रिकमेंडेशन दी थी, ऑलरेडी स्टॉक 4-5% बढ़ चुका है। अब मुझे लगता है ONGC इसी पूरे स्पेस के अंदर में एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखाने की तैयारी कर रहा है, तो यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 270 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में मेरा मानना है 298 तक के टारगेट्स ONGC के अंदर में देखने को मिल सकते हैं। दूसरी पिक मेरी होगी मेटल्स के अंदर में, जहां पर ऑलरेडी हमने देखा है जिंक एज अ कमोडिटी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है और हमने देखा उसके जो जिंक के भी चार्ट्स है वो क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि एज अ कमोडिटी कम से कम 8-10% की बढ़त करंट लेवल से पॉसिबल है, जिसके चलते हिंदुस्तान जिंक के अंदर हम लॉन्ग पोजीशन रिकमेंड कर रहे हैं। 267 का एक स्टॉप लॉस रखिए और ऊपर में 290-292 के स्तर आने वाले 3 से 5 दिनों में हिंदुस्तान जिंक में देखने को मिल सकते हैं। और तीसरा, जैसे मैंने कहा कि रुपया के अंदर में कंटिन्यूस वीकनेस बनी हुई है और IT इसका मेजर बेनिफिशियरी है, तो माइंड ट्री के अंदर में एक बहुत अच्छा बेस लोअर लेवल्स पे बन चुका है और कल भी हमने देखा करीब 15% का ओपन इंटरेस्ट इस स्टॉक में हुआ है। रोलर्स के भी नजरिए से पूरा IT स्पेस एक अच्छे खासे लॉन्ग रोलर्स को देखने को मिला है, तो माइंड ट्री में लॉन्ग पोजीशन बनाइए। 453 का स्टॉप लॉस और ऊपर में 488-490 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो एक बात तो साफ हो गई है, आज एक सेक्टर जो सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला है वो मेटल सेक्टर है। तो देखिए, हिंदुस्तान जिंक आशीष ने बताया है आपको, और आपको बता दूं पिछली सीरीज में 9% की तेजी देखी जा चुकी है और जिंक की कीमतें जो है 8 साल के हाईज पर हैं और इसी साल 70% की रैली देखी जा चुकी है। तो कुछ ही देर में बागले साहब से भी हम पूछेंगे मेटल पैक में उनको कौन सा शेयर सबसे अच्छा लगता है, लेकिन पहले विकास से बात करते हैं। विकास सालुंखे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, मैं देख रहा हूं आपकी लिस्ट में भी हिंदुस्तान जिंक शामिल है, इसके अलावा कौन से और स्टॉक्स हैं जो आपको पसंद है और हिंदुस्तान जिंक के लिए भी अपने टारगेट्स बताएं। जी अगर गुड मॉर्निंग, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक हिंजिंग का जो डेली चार्ट है वहाँ पे एक अच्छा खासा एक मोमेंटम कैरी हो रहा है। अगर कल एक लास्ट के 3 दिन में देखोगे तो एक अच्छा खासा मोमेंटम भी कैरी हुआ है। तो यहाँ पे अगर इस चार्ट को रिसर्च करें तो यहाँ पे टेक्निकली एक अच्छा खासा एक बाउंस बैक दिखाई दे रहा है। अपसाइड में मुझे लगता है कि अपसाइड में अराउंड 282 के आसपास के एक लेवल यहाँ पे बनाया जा सकता है और नीचे में 266 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनते जा रहा है। कल अगर इंट्राडे में देखो तो 65-66 तक जाके आया था 266 के आसपास, वहां से वापस वो बाउंस बैक हो रहा था। मे बी यहाँ से 280 के लेवल से यहाँ से आने के चांसेस ज्यादा है। ओके, तो हिंदुस्तान जिंक पसंद है हमारे दोनों एक्सपर्ट को, लेकिन जिंक के साथ साथ हिंडाल्को भी खरीदना चाहते हैं विकास, और टाटा मोटर्स DVR ये शॉर्ट साइड पर चुना, ये इंटरेस्टिंग है। तो बताइए इन दोनों पिक्स के बारे में, इनकी क्या टारगेट्स है विकास आपके? जी अगर लास्ट कुछ दिनों में देखोगे तो मेटल पैक एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसमें अगर देखोगे तो हिंडाल्को, वेदांता, ये 2 स्टॉक जो है यहाँ पे जिसे मार्केट यहाँ पे आउट परफॉर्म करके आ रहा था, वहां से लोग मार्केट को आउट परफॉर्म करके ऊपर की तरफ ही आ रहे थे। तो यहाँ पे अगर देखोगे कल 180 का एक लेवल था जो प्रीवियस टॉप बना चुका था हिंडाल्को, उसने कल एक ब्रेकआउट दे चुका है, यहाँ पे एक नए हाई बनाने के टूवर्ड्स ये जा रहा है। तो मे बी 190, 192 के और 188 के आप इमीडिएट अपसाइड एक टारगेट यहाँ पे देखा जा सकता है। नीचे में अगर देखोगे तो अराउंड 175-174 के आसपास एक सपोर्ट जोन बनते जा रहा है। तो 175 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके अपसाइड में 188 के और 190 के टारगेट के लिए यहाँ पे इंडल को बाय कर सकते हैं। अगर टाटा मोटर DVR की और टाटा मोटर की बात करें तो कल एक इसमें सेलिंग प्रेशर भी देखा जा चुका है और मे बी ये कंटिन्यू हो सकता है अपसाइड में। अगर आज 290 और 288 के आसपास भी खुल रहा है अपर साइड में थोड़ा बहुत निफ्टी की तरफ से, तो यहाँ पे सेल करके जाना चाहिए। 292 और 294 के आसपास का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, तो
यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके नीचे में इस स्टॉक में 276 275 के आसपास का जो टारगेट है यहाँ पे बनाया जा सकता है। ओके, और हमने देखा पिछली सीरीज में जो कल खत्म हुई टाटा मोटर्स में करीब 15% की गिरावट देखने को मिली और हिंडाल्को जहां पर विकास बुलिश है 22% की जबरदस्त रैली देखने को मिली है। तो इन स्टॉक्स पर आज भी रखिए नजर। नई सीरीज का पहला ट्रेडिंग सेशन है, लेकिन और कहां नजर होनी चाहिए, हमारे चारों एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए, उनसे बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। प्रकाश दीवान, संदीप वागले साहब, आशीष चतुर्मोहता जी और विकास सालुंखे हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक से पहले आप देखिए सभी एक्सपर्ट कह रहे हैं मेटल सेक्टर में तेजी होगी। संदीप वागले जी ने टाटा स्टील बोला, आशीष चतुर्मोहता जी बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान जिंक, प्रकाश दीवान जी तो कह रहे हैं नाल्को बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा, 77 का टारगेट भी दे रहे हैं, और विकास भी कह रहे हैं कि आपको खरीदना चाहिए हिंदुस्तान जिंक और हिंडाल्को। तो मेटल पैक अनिल सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है आज, ये बात तो समझ में आ रही है। बिल्कुल, मेटल शेयरों में सब जगह खरीदारी का माहौल है, लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहां शायद बिकवाली भी हो। उनमें से एक है हेवल्स, और इस पर राय ली जाए वागले साहब के। सर, शॉर्ट करना चाहिए? सीएलएसए ने टारगेट घटाया 362 से कम करके 325 किया है। चार्ट पर क्या सिचुएशन है? अनिल जी, चार्ट्स पे मुझे नेगेटिविटी नहीं दिखाई दे रही है। मुझे लगता है इनफैक्ट ये स्टॉक मार्केट के साथ 350 355 तक जा सकता है। हाँ, वीकनेस अगर आती है, करेक्शन अगर आती है तो वो लेवल पे शॉर्ट किया जा सकता है, लेकिन एज ऑफ करंट लेवल जिस तरह से लास्ट 3 दिन से 300 के लेवल से उभर कर आया है, मुझे और थोड़ा ट्रेडिंग अपसाइड लगता है, ना कि डाउन साइड। ओके, इसके अलावा एविएशन स्टॉक्स, यहां पर एक्शन रह सकता है, इस पर एक राय ली जाए। 18 से 20% यहां पर एटीएफ के दाम बढ़ने की संभावना बताई जा रही है। प्रकाश, बताएं क्या करना चाहिए इन शेयरों में? साथ ही आज स्पाइस जेट के नतीजे भी आने वाले हैं, तो क्या कहीं खरीदारी या बिकवाली का मौका नजर आता है इस शेयर में, इस पूरे सेक्टर में भी? इनफैक्ट यस, इसमें देखिए ये सेक्टर में भी थोड़ी सी जो गिरावट हमने देखी वो अटकलें लग रही थी कि कैश इकोनॉमी श्रिंक होने की वजह से फ्लाइट की टिकटें कम बिकेंगी होगा, लेकिन मेरी समझ में ये आ रहा है कि जैसे जैसे टैक्स कंप्लायंस बढ़ेगा हिंदुस्तान में, छोटे बिजनेसेस, प्रोफेशनल्स जो ट्रैवल करते हैं, वो तो फ्लाइट के तो खर्चे को एनी केस वो आप डिडक्शन में लेते हैं, इट्स अलाउड एक्सपेंस, तो कोई इसमें इतना इम्पैक्ट आना नहीं चाहिए। हाँ, लीजर ट्रैवल का और ये सब रहता है, वहां थोड़ा बहुत अगर इम्पैक्ट होगा तो वो बहुत नॉमिनल रहेगा। आज स्पाइस के नंबर्स को लेके एक चीज कहना चाहूंगा अनिल जी की, जो पिछले क्वार्टर में हमने देखा है सेल्स नंबर्स थे मंथ ऑन मंथ जो आए हैं, इनका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल्स हैं, जो लोड फैक्टर जिसको कहते हैं, वो सारे ही इंडिकेट कर रहे हैं बहुत बढ़िया फेज रहा है। यहां तक कि एयर इंडिया ने भी टर्न अराउंड कर दिया है। तो मेरे हिसाब से स्पाइस जेट के नंबर्स हमेशा अच्छे रहे हैं, मतलब लोड फैक्टर वाइज, बट प्रॉफिटेबिलिटी वाइज अगर ठीक ठाक आ जाते हैं, क्योंकि इनको थोड़ी सी वीकनेस रहती है, ये लो कॉस्ट उसमें रहने की वजह से रियलाइजेशन पर टिकट पर किलोमीटर ट्रैवल जो है इनका जेट से जैसे है 35% कम रहता है। तो जेट कम भी अगर टिकटें बेचे तब भी रियलाइजेशन ठीक ठाक आ जाते हैं, जबकि इनको उतना ज्यादा सेल करनी पड़ती है। सो अगर वो ठीक आता है तो द स्पाइस स्टॉक कुड बिकम डेफिनेटली री रेटेड। और ये जो एटीएफ बढ़ने की जो आशंका है, आज कल क्रूड बहुत तेज था इसलिए आशंका हुई, आज क्रूड घटा हुआ है, तो इस पे जाना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे हिसाब से। अगर बढ़ता भी है क्रूड का प्राइस तो सरकार एक्साइज ड्यूटी को कंट्रोल करके एटीएफ एटलीस्ट विद इन मैनेजेबल वो रख सकती है। नंबर अच्छे आएंगे तो फिर तो नंबर अच्छा है, तो ये अपना 20% का सर्किट भी लगा था, अच्छे नंबर से 7460 का मेरे ख्याल से इसका जो हाई है इस महीने का जो हो रहा है, तो वहां आराम से उसको टेस्ट कर सकता है अगर ठीक ठाक नंबर आ गए। तो स्टॉक टू वॉच है बिल्कुल, स्पाइस जेट पर तो नजर होनी ही चाहिए। देखते हैं आज नतीजे कैसे आते हैं और इस सेक्टर में कच्चे तेल के बढ़े हुए दामों और रुपए की कमजोरी का क्या कुछ असर दिखता है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और इस ब्रेक के बाद लौटेंगे, लेकर आएंगे आपके लिए बाजार का भरपूर एक्शन। सबसे पहले तो नजर होगी रुपए पर 68.73, ये था लेवल कल की क्लोजिंग का, एक लाइफ टाइम लो बनाने के बाद, और वो था 68.86, ये रुपए का लो। अब 68.87 होगा तो नया लो बनेगा, जो कि लगभग 14 पैसे दूर है यहां से। तो डॉलर इंडेक्स अभी भी 101.72 के आसपास मजबूती के साथ। तो क्या करेंसी मार्केट की कुछ कमजोरी और बढ़ेगी? कैसी होगी प्री ओपनिंग सेशन की शुरुआत, और कौन से स्टॉक्स हैं जो 2020 में है आज के स्टार परफॉर्मर, और साथ ही 9:15 से शुरू होगा बाजार का भरपूर एक्शन, बाजार में ट्रेडिंग स्क्रीन पर भी और हमारी टीवी स्क्रीन पर भी। बताएंगे आपको कहां है आज सुबह सुबह आपके लिए ट्रेडिंग और कमाई के मौके।
सीरीज की शुरुआत में कहां बन रही है पोजीशंस और कौन से स्टॉक्स रहेंगे एक्शन में, ये सब कुछ छोटे से ब्रेक के बाद पहला सौदा में।